और जिस दिन ईवीएम बंद, आप समझ लीजिए ये जो बीजेपी है डब्बे में बंद, खत्म हो जाएगी उसी दिन बीजेपी। इसलिए महिलाओं के साथ कुछ भी करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है महिलाओं के साथ। और फिर कहते हैं कि भैया क्या राम राज में ऐसा ही होता था, तो फिर एक उनके नेता बोलते हैं कि अभी तुम हिंदुत्व को समझते नहीं हो। इसका मतलब है वो ये कहना चाहते हैं कि हिंदुत्व के अंदर महिलाओं की कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि पुरुष प्रधान होता है उसमें शास्त्रों के हिसाब से। लेकिन ये मतलब बहुत लंबी लड़ाई है, 1 साल भी चल सकती है, 2 साल भी चल सकती है। रुकेंगे नहीं आप? नहीं रुकेंगे, बिल्कुल नहीं रुकेंगे। किसानों के हालात को देख के आम इंसानों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप किसान हैं, क्या कहेंगे? आज किसानों की जिस तरीके से किसानों को रोक दिया गया, यहाँ पर प्रोटेस्ट तक नहीं आने दिया है। नहीं, किसानों के खिलाफ है ये सरकार, तो सभी के खिलाफ है। मजदूर के खिलाफ है, किसान के खिलाफ है, व्यापारी के खिलाफ है, ये छात्राओं के खिलाफ है, सभी के खिलाफ है सरकार तो। और किसानों को तो ये उग्रवादियों वाला बर्ताव कर रहे हैं। क्या किसान का हक नहीं है? दिल्ली मानेगा? दिल्ली को इनकी थोड़ी ना है, दिल्ली तो सबकी है। किसान को दिल्ली में इनको बुला के बात करनी चाहिए। ये तो अत्याचारी लोग हैं, इनका किसानों से कोई लेना देना नहीं है। किसान ही नहीं है वो जो आज राज में बैठे हैं, उन्होंने कभी कमा के ही नहीं खाया। अब मोदी जी ने कहीं नौकरी नहीं की, 1 रुपया कभी कमाया नहीं। योगी जी हैं, खट्टर जी हैं, ये बता दे कि हमने 10 दिन वहाँ मेहनत करके कमा के खाया हो। इनको पता ही नहीं कि भाई परिवार कैसे चलते हैं, किसान की क्या क्या मजबूरियाँ हैं। ये तो मंडी खत्म करने पर, किसान को खत्म करने पे तुले हुए हैं। तो किसान को खत्म करने पे तुले हुए हैं। जिस तरीके से आपने बताया है कि किसान अगर खेत करना बंद कर दे, अगर खेती करना बंद कर दे, तो फिर देश की जनता का क्या हालत है? ये चाह रहे हैं कि कॉर्पोरेट हाउस को दे दिया जाए सब कुछ। आज लड़ाई जो किसान की और कॉर्पोरेट हाउस की है, तो सरकार तो कॉर्पोरेट के फेवर में खड़ी है, किसान के फेवर में नहीं है वो। और वो खड़ी भी कॉर्पोरेट के फेवर में ही रहेगी। आपका कहना है कि किसान विरोधी है। हम और भी लोग यहाँ पर जो है, किसान विरोधी है, सरकार किसान विरोधी है। आपका कहना किसान विरोधी है? हाँ जी, पूंजीपतियों के हक में है किसान। तो सर आज जिस तरह के प्रोटेस्ट नहीं हो पाए दिल्ली में, क्या कल का के लिए भी कुछ इस तरीके से जिसे रोका गया है अलग अलग जगह पे, फिर कल भी आप लोग पहुंचेंगे जंतर मंतर? ये लड़ाई लंबी चलेगी जी, ये आजकल की नहीं है, ये मतलब बहुत लंबी लड़ाई है। 1 साल भी चल सकती है, 2 साल भी चल सकती है। रुकेंगे नहीं आप? नहीं रुकेंगे, बिल्कुल नहीं रुकेंगे। आज देश में कोई भी चीज़ देख लो, आलू, प्याज, दाल, मसाले, जो कोई भी चीज़, अनाज, जो आज आप कीमत दे रहे हैं, जिस चीज़ की मार्केट में जो कीमत दे रहे हैं वो कीमत किसान को मिल रही है? मैं ये पूछना चाहता हूँ। और दूसरा 1-2 लाख की तुम्हारे पास जॉब है, वो मिल जाएगी पैसा दे के, 10-15 जॉब क्यों नहीं मिलती? उसी जगह पे करना, क्या उसके लायक हैं? फिर महिला सुरक्षा की बातें करते हैं लोग। 1 लाख रुपये पुलिस वालों को दे रहे हो तुम, 1 लाख जो एक पुलिस वालों को दे रहे हो, वो किस चीज़ का? भी एक 100 नंबर कॉल करो, एक गरीब आदमी तुम्हें ढूंढता रह जाएगा। अब एक VIP फ़ोन किया, तत्काल आएगी पुलिस, और उसके बदले 10-15 हज़ार में हर गली के बाहर एक पुलिस वाला लगा दो, तो सोचा होगी नहीं होगी? बात बोली है कि गरीबों के पास नहीं आते, आपका कहना ये है? गरीब बना रखा है, गरीब कोई है नहीं, गरीब नहीं, सरकार ने बना रखा है। इनको तो चुनाव जीतते सारी सुख सुविधा मिल जाती है, पीने को मिनरल वाटर, जनता का सीवर वाटर पिए हैं, और उसके बाद लाखों रुपए। जिताने वाले तो आप ही लोग हैं ना सर? हम कहाँ से जिताने वाली मशीन है वीवीपैट। अब तो वोट का तो खत्म हो गई वैल्यू, अब तो वैल्यू EVM की वैल्यू है। सुप्रीम कोर्ट ने भी जब कह दिया कि इसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो सकता, इसके साथ वीवीपैट लगाओ। वीवीपैट लगाने का फ़ायदा क्या हो रहा है? जब उसकी काउंटिंग ही नहीं होती तो वीवीपैट का कुछ फ़ायदा है क्या? आपने वोट डाला, वोट पड़ गया, लोग कंप्लेंट भी कर रहे हैं कि मैंने तो वोट डाला था दूसरी पार्टी को, जा रहा है बीजेपी को। उस पर क्या हो रहा है? वहाँ का RO है या जो स्टाफ है वो कुछ कर पा रहा है? अभी बिहार में भी एक बार कंप्लेंट की कि 1 वोट डालने में 5-5 वोट पड़ रहे हैं बीजेपी को। 3 घंटे तक पोलिंग हो गई, उसके बाद मशीन चेंज हो रही है, तो कुछ हो रहा है। और जब काउंटिंग हो रही है तो मशीनें भी दूसरी निकल रही मतलब हैं। जनता जिस सरकार को बनाना चाहते हैं वो नहीं बन रहे। जनता का तो उन्हें ज़रूरत ही नहीं है, जब तक EVM है उनको जनता की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, इसलिए तो मनमानी हो रही है। जिस दिन ये डर हो गया ना कि जनता हमें हटा देगी और जनता हमें वोट नहीं देगी, हटा देगी, तो उस दिन EVM हट जाएगी, फिर ईमानदारी से सब होने लगा। अभी तो जनता की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए महिलाओं के साथ कुछ भी करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है महिलाओं के साथ। और फिर कहते हैं कि भैया क्या राम राज में ऐसा ही होता था, तो फिर एक उनके नेता बोलते हैं
कि अभी तुम हिंदुत्व को समझते नहीं हो। इसका मतलब है वो ये कहना चाहते हैं कि हिंदुत्व के अंदर महिलाओं की कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि पुरुष प्रधान होता है उसमें शास्त्रों के हिसाब से। तो महिलाओं के साथ कुछ कर लो, दलितों के साथ कर लो, किसानों के साथ कर लो, मजदूरों के साथ कर लो, और अब तो एम्प्लॉई तो ख़त्म ही कर दिए एक तरह से। तो सबके साथ हो रहा है और सब टेप और लगा दी मुँह पे, अब आप बोल नहीं पाएँ कि सारा का सारा कोरोना पब्लिक में ही है। जब तुम जरूरत होती है, इलेक्शन होता है, तो कोरोना चला जाता है। इलेक्शन के टाइम में खत्म हो जाता है। हाँ, इलेक्शन के टाइम में कोरोना चला जाता है। जहाँ इलेक्शन होता है ना, वहाँ से कोरोना बाहर चला जाता है। जब इलेक्शन खत्म हो जाता है, फिर कोरोना आ जाता है। जहाँ बीजेपी शासित राज्य नहीं है, वहाँ कोरोना ज़्यादा फैल रहा है। जहाँ बीजेपी का शासन है, वहाँ कोरोना नहीं है। मध्य प्रदेश की सरकार बनाए, कोई कोरोना नहीं है। बिहार में लाखों की भीड़ हो रही है, तब भी कोई कोरोना नहीं है। जब वहाँ पर अभी इलेक्शन हो गया, अब कोरोना वहाँ से हट के अब कोरोना दिल्ली में आ गया। देखिए, यहाँ पर हम लोग आए थे किसानों से बातचीत करने के लिए, लेकिन किसानों के साथ साथ एक मुद्दा और भी हमें दिखाई दे रहा है जो लोगों का मुद्दा है, और इस मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं भानु प्रताप जी। हम भानु प्रताप जी से डायरेक्ट बात करेंगे कि क्या ईवीएम बंद होना चाहिए। बिल्कुल बंद होना चाहिए। लगातार मुद्दे उठा रहे हैं, लोगों का भी यही कहना है। ईवीएम तुरंत बंद होना चाहिए, लेकिन ये डरपोक सरकार है, लुटेरी सरकार है, वोट लूटती है, इसलिए मोदी सरकार ईवीएम बंद नहीं करेगी। हाँ, देश की जनता को खड़ा होना पड़ेगा, और जिस दिन देश की जनता जन आंदोलन के रूप में सड़क पर आ गई, सरकार को ये बंद करना पड़ेगा। और जिस दिन ईवीएम बंद, आप समझ लीजिए ये जो बीजेपी है डब्बे में बंद, खत्म हो जाएगी उसी दिन बीजेपी। और ईवीएम का ये जो लड़ाई है आपने काफी टाइम से ये चला रहे हैं, क्या कुछ आपको बदलाव नजर आ रहे हैं? निश्चित रूप से बदलाव आ रहा है नजर। वो ये बदलाव है कि जनता धीरे धीरे समझ रही है। हम जो बात जिस समय कह रहे थे, हम बहुत कम लोग थे, लेकिन आज की तारीख में पूरे देश में लोग इस बात को समझ रहे हैं कि हाँ, ईवीएम में गड़बड़ी है। और हम वैसे ही नहीं कर रहे हैं, हम बाकायदा प्रमाण सहित, सबूतों सहित हम ये सारी बात कह रहे हैं। और सबूत भी वही हैं जो इलेक्शन कमीशन से पूछे गए सवाल हैं, इलेक्शन कमीशन के आंकड़े हैं। उनमें कई चीज़ हैं, जैसे आप देखें कि 2019 का चुनाव हुआ। 2019 के चुनाव में जो 373 लोकसभा सीट है, ये इलेक्शन कमीशन के डाटा है, मेरा नहीं है। 373 सीटों पर जितनी वोटें पड़ी, पोल हुई, उससे 8,000 से लेकर 18,000 वोटें ज़्यादा निकली। इलेक्शन कमीशन से ये पूछा गया, बता भाई इसका क्या है। द क्विंट ने 4 बार उनको जो है वो लेटर लिखा, इलेक्शन कमीशन ने उसका जवाब नहीं दिया, बल्कि जो वेबसाइट पर उसके पे आंकड़े पड़े तो उनको हटा दिया। तो सिंपल ये पूछा जाए, अगर ईवीएम सही है तो एक भी वोट ज़्यादा कैसे आई आप तो, और इसमें तो आप बता रहे हैं कि 8,000 से लेकर 18,000 वोट ज़्यादा। इसी का एक उदाहरण जो धर्मेंद्र यादव जी हैं, जो बदायूं से समाजवादी पार्टी के थे, उनके अपने एक विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने खुद कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसी समय कहा कि जो वोटें पड़ी हैं वो लगभग 8,000 वोटें ज़्यादा निकली हैं जितनी पड़ी हैं। तो इसका मतलब क्या है? दूसरा, जब इलेक्शन कमीशन से आरटीआई के माध्यम से ये पूछा गया कि भाई 2019 के चुनाव में वीवीपैट की जो पर्चियां हैं उनकी जो गिनती है उसे बता दो, इलेक्शन कमीशन कहता नहीं हमारे पास आंकड़ा नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन से पूछा जाए, क्या तू भाड़ झोंक रहा भाई? इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? तेरी जिम्मेदारी है सारे आंकड़े रखना, वो आंकड़े अगर तुम नहीं बता रहे तो इसका मतलब तुम बेईमान हो। और उसी इलेक्शन कमीशन ने 1 जून 2019 को कहा था कि हम 3 महीने के अंदर अंदर जो इसके आंकड़े हैं सारे 2019 के चुनाव के, हम उसको पब्लिश कर देंगे। आज क्या हो गया? आज तक, यानी जून के बाद में आप लगा लीजिए, तकरीबन 18 महीने जा चुके हैं। 18 महीने में इलेक्शन कमीशन 2019 से चुनाव के आंकड़े नहीं लोगों को बता चुका। क्या लोगों की जानकारी लेने की कोई वो नहीं है, उनका अधिकार नहीं होना चाहिए? तो इलेक्शन कमीशन ये सारी चीज़ें कर रहा है। और दूसरा मैं आपको बताता हूँ, ये बागपत लोकसभा है। बागपत लोकसभा से एक कैंडिडेट इंडिपेंडेंट सुभाष कश्यप, आदमी मैं मान लेता हूँ कि आज बहुत नाराज हो तो उसकी बीबी वोट नहीं देगी, उसका भाई नहीं देगा, माँ नहीं देगा, बाप नहीं देगा, पर जो कैंडिडेट है वो अपनी वोट तो देगा ना। बागपत का आप रिजल्ट निकाल के देखिए, सुभाष कश्यप जिस बूथ में उनकी वोट है उसमें उनकी वोट 0 निकल रही है। इसका क्या मतलब है? अभी लेटेस्ट उदाहरण बता रहा हूँ, बिहार में चुनाव हुआ है, लखीसराय जो बिहार का एक जिला है, उस लखीसराय में जब काउंटिंग चल रही थी उसकी, ईवीएम मशीन खराब हो गई काउंटिंग के समय। तो उसमें कहा भाई मशीन खराब हो गई तो चलो वीवीपैट की पर्चियों की गिनती कर लेते हैं। वीवीपैट की पर्चियां जब वो खोला गया डिब्बा, 265 वोट पड़ी और एक भी पर्ची उसमें नहीं थी। इसका क्या मतलब है? इलेक्शन कमीशन को समझ में नहीं आता। लेकिन जिस इलेक्शन कमीशन ने गुलामी करना स्वीकार कर लिया हो, जो मोदी सरकार के तलवे चाट के खुश होता हो, वो इलेक्शन कमीशन इन सारी चीज़ों को क्यों मानेगा? है नहीं है?
ये सारी की सारी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है, वो देश की जनता को पता है। और इसलिए मैं बार बार कहता हूँ ईवीएम में गड़बड़ी है। और एक बार नहीं, हमने 3 बार इसी जंतर मंतर पर पीछे जब हमने आंदोलन किया, आज जैसे 26 नवंबर है, हमने पिछले साल 26 नवंबर को किया, हमने वीवीपैट का भी डेमोन्स्ट्रेशन किया, हमने ईवीएम का भी डेमोन्स्ट्रेशन किया। बाकायदा यूट्यूब पे जाके देखेंगे, सब कुछ पढ़ा हुआ, हमने बताया कि कैसे गड़बड़ी होती है। उस सब के बावजूद भी इलेक्शन कमीशन मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि मानने को किस लिए तैयार नहीं है? जब प्राइम मिनिस्टर ही बैठा है उसके सर पर, सब कुछ करने वाला वही है और वही बेईमानी करा रहा है, तो क्यों मानेगा इलेक्शन कमीशन? ये है असली दिक्कत। लेकिन जनता अब इसको समझने लगी है। ईवीएम जो है लगभग सर 36-37 ईयर्स का हो चुका है इस देश में। इतना पुरानी बीमारी जल्दी से ठीक हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल ठीक हो जाएगी, एक झटके में है, इतनी देर में। अगर कोई साफ नियत वाला ईमानदार शासक हो तब। लेकिन जो प्रधानमंत्री आज के हैं, वो तो सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोलने के अलावा दूसरा काम ही नहीं है उनका। जिस समय से उठते हैं, जिस समय तक सोते हैं, केवल झूठ और झूठ बोलते हैं, देश की जनता को गुमराह करते हैं। और देश के विरोध में कैसे काम हो सकता है, वो सारे काम करते, तो वो तो नहीं करेंगे। अन्यथा तो ये जरा सी देर का काम है। व्यक्ति कहे ईवीएम में गड़बड़ी। देखिए जर्मनी में, और ये मैं उदाहरण कहाँ से दे रहा हूँ, इनके जीवीएल नरसिम्हा, इनके एक सांसद है, उन्होंने 246 पेज की ईवीएम में गड़बड़ी है इस पर किताब लिखी है। डेमोक्रेसी इन, क्या है उसका नाम किताब का? डेमोक्रेसी इन रिस्क, ये किताब है 246 पेज की, जीवीएल नरसिम्हा की लिखी हुई। उसमें उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि जर्मनी में ईवीएम पर सवाल उठाया। जर्मनी की सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम को लेकर जब मामला आया तो कोर्ट में सारी बातें हुई, तो कोर्ट ने ये माना, यस, इस ईवीएम मशीन से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट, यानी कि साफ सुथरा और निष्पक्ष पारदर्शी इलेक्शन संभव नहीं है, लिहाजा इसको बदला जाए। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा बाकायदा, क्योंकि ये मशीन जो है इसको केवल सॉफ्टवेयर इंजीनियर वही समझ सकता है, बाकी और जनता नहीं समझ सकती है। तो ये एक जो संवैधानिक व्यवस्था है उसमें समानता के अधिकार को ख़त्म करती है। यानी जो एक व्यक्ति जानता है ये कैसे काम करती है, बाकी नहीं जानते, तो इसकी वजह से उस ईवीएम को ख़त्म कर दिया। लेकिन यहाँ की तो सुप्रीम कोर्ट का जो हाल है आप समझ रहे हैं। यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट के सामने ही इतने सवाल खड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट जो है वही कुछ करने को तैयार नहीं है, तब आप क्या करेंगे? इसलिए ईवीएम चल रही है। जिस दिन ये सरकार बदल जाएगी और जिस दिन कोई भी अच्छा शासक आ गया, ईवीएम खत्म हो जाएगी। बल्कि हम आपको बता रहे हैं, अगर इस सरकार ने नहीं किया, आने वाले समय में यही सरकार खत्म करेगी। जन आंदोलन अब धीरे धीरे हम लोग खड़ा कर रहे हैं, लोग साथ आते जा रहे हैं, पूरे देश में लोग खड़े हो रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ भानु प्रताप जी, और इनका कहना है कि जो ईवीएम है वो जल्दी बंद हो जाए, और इनका विश्वास है कि जन आंदोलन एक खड़े करेंगे और उसके बाद ईवीएम के विरोध में ये लोग आंदोलन करेंगे और ईवीएम जरूर बंद हो जाएगा।